गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप लोग? सब लोग अच्छे से हैं? मौसम का मजा ले रहे हैं आप लोग? क्या भैया ऑफलाइन वाले, कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि मानसून आ गया है ना? ठंडी जाके वापस आ गई है, ऐसा लग रहा है। सभी लोग रजाई वजाई कंबल रख दिए थे, लेकिन अब वापस निकालने वाली स्थिति हो गई है। हालांकि ये थोड़े हम लोगों के लिए शारीरिक राहत हो सकता है, क्योंकि गर्मी शुरू हो गई थी तो दिक्कतें पैदा होने शुरू हो गई थी अब, लेकिन नुकसान ज्यादा हो रहा है। क्यों नुकसान? इसलिए हो रहा है क्योंकि फसलों का नुकसान ज्यादा हो गया। और हम लोग चूंकि कृषि प्रधान देश हैं, तो हमारे यहाँ यदि खेती दिक्कत करती है, खेती में समस्या आती है, तो सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। अब इस मौसम में बारिश होने से कई तरह की समस्याएं बढ़ जाएंगी। जैसे गेहूं का उत्पादन जो बहुत अच्छा हुआ था अभी तक, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि फसल तैयार है कटने के लिए और बारिश शुरू हो गई है। उस बारिश का असर अब इन फसलों पे पड़ रहा है। क्या हो गया? गेहूं के बालियां गिरने लगे, कई जगह तो ओले पड़ गए हैं। तो गेहूं क्या हो जाएगा? अब कम उत्पादन उसका हो जाएगा, क्योंकि फसल तो बहुत अच्छी थी, लेकिन लास्ट टाइम में ये बारिश ने सब मजा खराब कर दिया। तो इस तरह गेहूं के फसल कम हो जाएंगे। आम का फसल जो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे मोर लगे थे, लेकिन आम का फसल भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बागों से मोर गिर चुके हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि न सिर्फ बारिश हो रही है बल्कि हवाएं भी तेज है। तो तेज हवा में क्या हो जाएगा? जो आम का पेड़ पे मोर है वो सब मोर गिर जाएगा, उससे आम का उत्पादन कम हो जाएगा। तो इस तरह कई सारी समस्याएं होने वाली हैं। ये कहा जाता है कि कृषि क्या है? लक की बात है। कृषि एक तरह का जुआ है, वो अब दिखने लगा है। उसका कारण भी हम ही लोग हैं, लेकिन वो तो बहुत पुराने कारण है, इसलिए उस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। मौसम अच्छा है आपके लिए पढ़ने के लिए। जो अभी थोड़ी गर्मी शुरू हो गई थी, लोग बोल रहे हैं गर्मी शुरू हो गई है, लेकिन वापस फिर से आपके पढ़ने के लिए, तैयारी के लिए मौसम अच्छा हो गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपका पढ़ने का ट्रेंड है, पढ़ने का समय है, वो थोड़ा और आप लोग बढ़ाएंगे और अपनी तैयारी को और अच्छे से करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग अपने मुद्दे पे आते हैं। हम लोग लेखपाल सीरीज का अगला पार्ट आज हम लोग देखते हैं, अगला सेट देखते हैं। जो भी सेट नंबर हो आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग अपने सीरीज के अगले सेट पे आते हैं और अगले सेट का अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं अगले सेट का अगला क्वेश्चन। अगले सेट का एक एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज के सेट का पहला क्वेश्चन क्या है? आज के सेट का पहला क्वेश्चन है हिस्ट्री से। प्रश्न यह है कि दिल्ली दरबार 1911 का मुख्य उद्देश्य क्या था? दिल्ली में एक दरबार हुआ था 1911 में, 1911 में। उसका उद्देश्य क्या था? क्या एम था? क्यों किया गया था? आखिर उसकी जरूरत क्यों पड़ी थी? तो यही प्रश्न का मुख्य रीजन है। ये प्रश्न पूछा गया, उसका अब हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे और उसका आंसर भी देखेंगे। तो आपके पास ऑप्शन 4 रहते हैं, आज भी ऑप्शन 4 है। तो ऑप्शन पे आते हैं, दिल्ली दरबार 1911 का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है स्वतंत्रता की घोषणा। ऑप्शन बी है राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करना। ऑप्शन सी है नई शिक्षा नीति का लागू करना। ऑप्शन डी है भारतीय परिषद अधिनियम लागू करना। तो आपका सही उत्तर है बी, अर्थात राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करना इसका क्या था? मुख्य उद्देश्य था, मेन एम था। अब क्यों ऐसा क्यों किया गया? तो जब आप इतिहास पढ़े होंगे तो आपको यह बात पता होगी कि उस समय कलकत्ता में जो राजधानी थी, भारत की राजधानी कलकत्ता थी। कलकत्ता दिल्ली से दूर है। अंग्रेजों के लिए भारत जोड़ के रखना बहुत जरूरी था। उन्हें ये ना मतलब महसूस हो कि हम कहीं दिल्ली में बैठे हो तो कलकत्ता गायब हो जाए, और यदि कलकत्ता में है तो दिल्ली गायब हो जाए, गुजरात हट जाए, हमसे विद्रोह हो जाए, राजस्थान विद्रोह कर जाए, या केरला कर्नाटका कर जाए, या फिर कश्मीर कर जाए। तो ऐसे जगह पे रहना चाहते थे जहां से पूरे भारत को हम लोग क्या कर सके? शासित कर सके, पूरे भारत पे कंट्रोल स्थापित कर सके। इसीलिए उन्होंने कलकत्ता से वापस दिल्ली लाया राजधानी को, ताकि दिल्ली से पूरब के एरिया में भी, पश्चिम के एरिया में भी, उत्तर के एरिया और दक्षिण के एरिया को भी आसानी से शासित कर सके। ठीक है, आइए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या इसका? राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करना। 1911 के दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज पंचम
ने भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा की थी? उस समय कौन थे? किंग जॉर्ज पंचम 1911 में। ठीक है, ये बोले वायसराय थे, ये बोले कि जो राजधानी है वो कलकत्ता नहीं रहेगी, अब कहाँ आ जाएगी? दिल्ली आ जाएगी। उसके लिए एक दरबार हुआ, एक बैठक हुई, वहां महारानी विक्टोरिया से उसका अनुमति लिया गया, भारतीय जो अंग्रेजों के खासम खास से उनसे भी चर्चा हुई, और इस तरह कलकत्ता से वापस दिल्ली लाया गया राजधानी को, ताकि अंग्रेजों के शासन को पुष्ट किया जा सके और अच्छे से अंग्रेज भारत पे शासन कर सके। ठीक है, इस तरह कोई दिक्कत इसमें, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी हिस्ट्री से है। क्या है क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि इलाहाबाद संधि किसके बीच हुई थी? अभी इलाहाबाद ही लिखा जाएगा क्योंकि अब प्रयागराज हुआ है, तो उस समय इलाहाबाद ही था इसका नाम। तो इलाहाबाद संधि किसके बीच हुई थी? ऑप्शन ए है अंग्रेज और मराठों के बीच, ऑप्शन बी है अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच, सी है अंग्रेज और हैदराबाद, और ऑप्शन डी है अंग्रेज और सिख के बीच। तो इसका सही उत्तर है बी, अर्थात अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय जो उस समय भारत के क्या थे? सम्राट थे, उन्हीं के बीच इलाहाबाद की संधि हुई थी। आइए व्याख्या देखते हैं। अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय 1765 में यह संधि हुई थी। कब हुई थी? 1765 में। ये डेट आप लोग याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, न सिर्फ ये पूछता है एग्जाम में बल्कि डेट भी पूछता है, कई बार ये पूछ चुका है। 1765 में यह संधि रॉबर्ट क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। वायसराय कौन थे उस समय? रॉबर्ट क्लाइव। और किसके बीच? हमारा सम्राट कौन थे भारत के उस समय? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इन्हीं के बीच हुई थी, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली थी। मतलब इसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल, बिहार, उड़ीसा में सिर्फ फौजदारी मामले को देखती थी, लेकिन अब क्या कर दिया गया? इस संधि के द्वारा वहां दीवानी मामले भी उसे मिल गया। मतलब अब रेवेन्यू भी वसूल करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी, वहां के मारपीट के जो झगड़े हैं उसे भी सुलझाएगी, लोगों पे शासन भी करेगी, वहां से पैसा भी वसूल करेगी। इस संधि से ये पुष्ट हो गया। तो कितने क्वेश्चन बन गए इसमें से? पहला क्वेश्चन तो यही है, इलाहाबाद की संधि किसके बीच हुई? अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय। कब हुई? 1765 में। कौन था उस समय? रॉबर्ट क्लाइव वायसराय। और मुगल सम्राट कौन थे? शाह आलम द्वितीय हुई थी। फायदा क्या हुआ इससे? पहला, बंगाल, बिहार और उड़ीसा से क्या मिल गया इनको? दीवानी भी मिल गई। फौजदारी पहले से थी, दीवानी भी मिल गई, तो समझिए अंग्रेजों का बल्ले बल्ले हो गया। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में किसी तरह कोई दिक्कत? ऑफ ऑनलाइन कोई बता दे? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ज्योग्राफी से। लोनार झील किस कारण से बनी है? झील बनने का भी कई कारण होता है। जो लेक बनते हैं आप देखेंगे, उस लेक के बनने के भी कई कारण होते हैं। उसी से संबंधित यह क्वेश्चन है कि लोनार झील किस कारण से बनी है? पहला ऑप्शन ए ज्वालामुखी विस्फोट से, ऑप्शन बी उल्का पिंड के गिरने से, ऑप्शन सी नदी अपर्दन से, और ऑप्शन डी हिमनद क्रिया से। तो इसका सही उत्तर है बी, अर्थात उल्का पिंड के गिरने से। उल्का पिंड क्या होता है ये ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे। उल्का पिंड जब गिरता है तो क्या कर देता है? पूरे के पूरे एरिया में क्रेटर का निर्माण कर देता है, गड्ढे का निर्माण कर देता है, खाई का निर्माण कर देता है। और वो खाई कोई छोटी मोटी खाई नहीं होती, इतनी बड़ी खाई होती है कि वो पूरे के पूरे लेक का निर्माण कर देती है, पूरे पूरे झील का निर्माण हो जाता है, इतना बड़ा क्रेटर गिरता है। ठीक है, अब व्याख्या देखिए। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये जो लोनार झील है ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसे भी याद रखेंगे। लोनार झील कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। और कैसा है? एक क्रेटर झील है जो हजारों वर्ष पहले एक उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण बनी थी। उल्का पिंड आया, पृथ्वी से टकराया, पृथ्वी पे एक बड़ा गड्ढा बन गया, बड़ा खाई बन गया, और वही है क्रेटर झील अर्थात लोनार झील। यह विश्व की प्रमुख खारे पानी की क्रेटर झीलों में से एक है। कैसी झील है ये? खारे पानी की झील है, ये भी आपको याद रखना होगा। लोनार झील किससे बना है? उल्का पिंड से बना है।
कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। कैसी झील है? खारे पानी की झील है, ठीक है। और ये उल्का पिंड और पृथ्वी के टकराने से बनी है, ठीक है। कोई डाउट? तो एक क्वेश्चन से आप लोगों को 4-5 क्वेश्चन मिल गए। इस सभी क्वेश्चन को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये कि आटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल क्यों है? एक तो ये मरुस्थल है, ऊपर से शुष्क क्यों है, और विश्व का सबसे ज्यादा शुष्क मरुस्थल क्यों है? तो इसका ऑप्शन ए है अधिक वर्षा के कारण, ऑप्शन बी है ठंडी समुद्री धारा के प्रभाव से, ऑप्शन सी है मानसून के कारण, और ऑप्शन डी है घने वनस्पति के कारण। तो इसका ऑप्शन बी सही है, अर्थात ठंडी समुद्री धारा के प्रभाव के कारण। अब व्याख्या देखिए, आटाकामा मरुस्थल में हम्बोल्ट धारा के कारण वायुमंडल में नमी बहुत कम हो जाती है, ठीक है। ठंडी धारा है जिससे वर्षा लगभग नहीं होती है, और यह विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल बनता है। अब जब नमी ही नहीं रहेगी, तो वहां वर्षा ही नहीं होगा, वर्षा नहीं होगा तो प्रदेश या पूरा एरिया शुष्क हो जाएगा, और जब शुष्क हो जाएगा तो वही शुष्क मरुस्थल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? हम्बोल्ट धारा, हम्बोल्ट करंट, ठीक है। ये कैसा है? ठंडी जलधारा है, और इसी के वजह से वहां पे नमी हो जाती है, और नमी होने की वजह से क्या हो जाता है? शुष्क हो जाता है, और शुष्क होने की वजह से क्या हो जाता है? नमी बहुत कम होती है, परिणाम स्वरूप शुष्क एरिया हो जाता है। शुष्क एरिया वजह से वहां पे मरुस्थल क्रिएट होता है और शुष्क मरुस्थल का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है पॉलिटी से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 आर्टिकल 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? जो हमारा मंत्रिपरिषद है आर्टिकल 75 के तहत, वो किसके प्रति उत्तरदायी है? ऐसा ये क्वेश्चन कह रहा है। ऑप्शन देखते हैं, ए राष्ट्रपति, बी राज्यसभा, सी लोकसभा, और डी सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही उत्तर है सी, अर्थात लोकसभा, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अनुच्छेद 75(3) आर्टिकल 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, अविश्वास प्रस्ताव क्या है, हम आपको पॉलिटी जब पढ़ाएंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे। जब मान लीजिए किसी कारणवश से, जैसे कोई भी सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, किसी मुद्दे पे वो समाधान निकालने में विफल रहती है, कोई ऐसा मुद्दा विपक्ष लाता है जिसका उत्तर सरकार नहीं दे पाती है, या कुछ ऐसा विपक्ष के द्वारा प्रस्ताव ला जाता है जिस प्रस्ताव पे सरकार खरी नहीं उतरती है, अर्थात अविश्वास प्रस्ताव ला दिया कि हम इस सरकार में विश्वास नहीं करते हैं, और वोटिंग होती है और सरकार हार जाती है, तो क्या हो जाएगा? पूरे को पूरे मंत्रिपरिषद को भंग कर दिया जाएगा, अर्थात सरकार गिर जाएगी और नए सिरे से फिर सरकार का चुनाव होगा। यही है अविश्वास प्रस्ताव। पारित हो जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, अर्थात पूरी की पूरी गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाएगी, पूरी की पूरी गवर्नमेंट गिर जाएगी, फिर नए सिरे से चुनाव कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ये किसके प्रति है? लोकसभा के प्रति है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 आर्टिकल 280 किसी से संबंधित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मजेदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का आर्टिकल 280 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है चुनाव आयोग, ऑप्शन बी है वित्त आयोग, ऑप्शन सी है संघ लोक सेवा आयोग, और ऑप्शन डी है नीति आयोग। तो इसका सही उत्तर है बी, अर्थात वित्त आयोग। आर्टिकल 280 वित्त आयोग से संबंधित है। वित्त आयोग क्या होता है आप लोगों को पहले भी बता चुके हम, ठीक है। अब व्याख्या देखिए, इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति इस पे हस्ताक्षर करता है, जो केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे की सिफारिश करता है, अर्थात केंद्र और राज्य के बीच जो टैक्स है, कर है, उसका बंटवारा कैसे किया जाए, कितना किया जाए, कितने समय के लिए किया जाए, किस किस मद में किया जाए, ये सबका बंटवारा, सबकी जानकारी कौन देता है? कौन देता है? वित्त आयोग देता है। और ये कहां मेंशन है? आर्टिकल 280 में, ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे इसको। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
CRISPR-Cas9 तकनीकी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि CRISPR-Cas9 तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है ऊर्जा उत्पादन, ऑप्शन बी है जीन संपादन, ऑप्शन सी है जल शुद्धिकरण, ऑप्शन डी है ध्वनि मापन। तो इसका सही उत्तर है बी, अर्थात जीन संपादन, जीन एडिटिंग के लिए किया जाता है। अब व्याख्या देखिए इसका। CRISPR-Cas9 एक आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी तकनीकी है जिसका उपयोग डीएनए में बदलाव करने के लिए किया जाता है। वही जीन संपादन अर्थात जीन एडिटिंग में किया जाता है, डीएनए में बदलाव किया जाता है। आप जानते हैं कि डीएनए जीन का महत्वपूर्ण कारण होता है, तो डीएनए में यदि बदलाव हो जाएगा तो आने वाला जनरेशन और बदला हुआ होगा, इसीलिए इसको इस माध्यम से डीएनए में बदलाव किया जाता है। ठीक है, इससे अनुवांशिक बीमारियों के इलाज की संभावना बढ़ी है। जैसे किसी को शुगर है, अब आप जानते हैं कि शुगर आप चेक कराने जाइए तो डॉक्टर पहले बात बोलेगा कि आपके घर में किसी को शुगर है क्या? शुगर क्या है? जेनेटिकली एक बीमारी है, ऐसा डिसीज है जो जेनेटिकली चलता है, बाबा दादा परदादा ऐसे चलता है। तो अगर शुगर घर में अगर किसी को हो जाता है तो पहला ही ऑप्शन होता है कि घर में किसी को शुगर रहा होगा। तो यदि हम जीन एडिटिंग की बात करें, इस तकनीकी की बात करें, इस तकनीकी पे काम करें, तो इस तकनीकी के माध्यम से जो अनुवांशिक बीमारियां हैं, जैसे कभी कभी बाल भी झड़ना अनुवांशिक बीमारी होती है, शुगर आपको बता दिए, पेट से संबंधित कई बीमारियां अनुवांशिक होती हैं, जेनेटिक होती हैं, तो इसके माध्यम से इन बीमारियों का इलाज सही तरीके से किया जा सकता है। यही है जीन एडिटिंग, और ये किसके तकनीक के माध्यम से? CRISPR-Cas9 के तकनीकी के उपयोग से। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? डार्क मैटर क्या है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मजेदार और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अक्सर ये पूछ लिए जाते हैं छोटे से बड़े एग्जाम, सभी एग्जाम में। अब क्या है डार्क मैटर क्या है? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है प्रकाश उत्सर्जित करने वाला पदार्थ, बी केवल पृथ्वी पर पाए जाने वाला पदार्थ, सी ऐसा पदार्थ जो दिखाई नहीं देता पर गुरुत्वाकर्षण प्रभाव डालता है, और डी गैस का एक प्रकार। तो इसका सही उत्तर है सी, अर्थात ऐसा पदार्थ जो दिखाई तो नहीं देता है पर गुरुत्वाकर्षण प्रभाव डालता है। ऐसा एरिया है, ऐसा मैटर है जो आपको दिखेगा नहीं लेकिन आपको खींच लेगा, या किसी वस्तु को खींच के अपने में समाहित कर लेता है, उसको समाप्त कर देता है, उसको मर्ज कर देता है या विलीन कर देता है। यह है डार्क मैटर। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। डार्क मैटर ब्रह्मांड का एक रहस्यमय घटक है, क्या है ना, रहस्यमय घटक है जो दिखता नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके घरों में कहानियां बताई जाती है कि वहां पे क्या रहते हैं, कोई भूत प्रेत वाली कहानी होती है कि वो दिखते नहीं है लेकिन आप जाएंगे तो आपको पकड़ लेगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा, इस तरह की। तो उसी तरह का ये भी है भाई, दिखता नहीं है लेकिन आकर्षण है उसके अंदर। आप उस एरिया में जाएंगे या कोई भी पदार्थ, कोई भी मैटर, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज उसमें जाएगी तो क्या कर लेगा वो, अपने अंदर उसको खींच लेगा, समाहित कर लेगा, मतलब सामने वाले का अस्तित्व तो विलीन कर देगा। ठीक है, ऐसा है ये डार्क मैटर। तो डार्क मैटर ब्रह्मांड का एक रहस्यमय घटक है जो सीधे दिखाई नहीं देता लेकिन इसका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव आकाश गंगाओं की गति में देखा जाता है। मतलब इसकी गति इतनी तेज होती है कि उसका मापन आकाश गंगा के गति से की जाती है, अर्थात न जाने कई हजार किलोमीटर पर सेकेंड की स्थिति इसकी होती है। अगर आप जाएंगे या कोई चीज जाएगा तो उसको सीधे सीधे अपने में खींच लेता है और पता ही नहीं चलता है कि कब उसके गुरुत्वाकर्षण के अंदर कोई वस्तु चली गई। ठीक है, तो ये है डार्क मैटर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर का संबंध किससे है? बहुत चर्चित था ऑपरेशन, ये सबको आप लोगों को पता होगा, फिर भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि करंट से रिलेटेड है, तो हम उसको देख लेते हैं कि 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर का संबंध किससे है? ए अंतरिक्ष मिशन से, ऑप्शन बी भारत पाक सैन्य कार्रवाई से, सी आर्थिक सुधार से, और डी खेल प्रतियोगिता से। तो इसका सही उत्तर है बी, अर्थात भारत पाक सैन्य कार्रवाई से।
व्याख्या 2025 में जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं के बाद भारत ने इस ऑपरेशन के तहत सीमा पार आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की थी। इसी ऑपरेशन के तहत, ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने जो आज सीमा पर आतंकवादी घटनाएं होती हैं, आतंकवादी ठिकाने थे, उस पर बमबारी की थी और उन्हें काफी नुकसान पहुंचाया था। क्यों? क्योंकि भारत में क्या किया गया था, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया गया था। ठीक है, तो ये ऑपरेशन सिंदूर। अगला 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस बीमारी को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया है? 2025 में WHO द्वारा किस बीमारी को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल अर्थात ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया है? ऑप्शन ए है डेंगू, ऑप्शन बी है मंकी पॉक्स, ऑप्शन सी है स्वाइन फ्लू और ऑप्शन डी है मलेरिया। तो इसका सही उत्तर है मंकी पॉक्स। अब व्याख्या देखिए, WHO समय समय पर गंभीर संक्रामक रोगों को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करता है। मंकी पॉक्स को इसके तेजी से फैलने के कारण वैश्विक चिंता माना गया है। आप देखेंगे कि WHO समय समय पे किसी भी तरह की वैसी बीमारी को, जो बीमारी पूरे विश्व को अपने चपेट में ले लेती है, पूरे विश्व को नुकसान पहुंचाती है या फिर उस पे पार पाना थोड़ा कठिन होता है, उस बीमारी को क्या करती है, वर्ल्ड या ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर देती है। और उसके इमरजेंसी घोषित करने के बाद उस पर काम करता है ये संगठन। उसके लिए डिजीज जो है उसके लिए इंजेक्शन बनाना या दवा बनाना, इस तरह का काम होता है ताकि उस बीमारी से हम निजात पा सके। सुई बनाता है, उसको इंजेक्शन लगाता है। तो यही बोल रहा है कि मंकी पॉक्स इस समय क्या है, ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति में, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जो विश्व के कई एरिया में बहुत गंभीर होते जा रही है। तो इसीलिए उसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया है। ठीक है, ये WHO करता है, एक संगठन है। आपको हम पहले बताया, इसका कहा जेनेवा, इसको भी बता चुके हैं। तो ये इमरजेंसी घोषित किया है किसको, मंकी पॉक्स को। ठीक है, तो इस तरह आज भी हम लोग 10 अपने सेट के 10 क्वेश्चन को देखे हैं। हमें उम्मीद है कि जो पुराना वाला सेट होगा आप लोग उसको रिवीजन करके आए होंगे, उसका रिवाइज करके आए होंगे ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अगर किसी भी तरह की दिक्कत होगी अभी तक के सेट में एक भी प्रश्न में, उसके एक्सप्लेनेशन में, तो आप लोग हम लोगों को ऑफलाइन ऑनलाइन जरूर बताएंगे, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे और आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो इस तरह आज के सेट में इतना ही, फिर हम लोग कल नए सेट के साथ मिलेंगे। इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, फिर से कल रिवाइज करके आएंगे ताकि अगर हम पूछे तो आप लोग बता पाएंगे। आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपका दिन शुभ हो, गुड डे, नमस्कार।